बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। हम कवर कर रहे हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हमने सबसे पहले एंजाइटी डिसऑर्डर को लिया। एंजाइटी डिसऑर्डर्स के कॉजेज़, सिम्टम्स और इसकी डेफिनेशन वगैरह को हमने डिस्कस किया, उसकी टाइप्स देखी, और अब हम उस टाइप्स को मज़ीद डिफ़ाइन कर रहे हैं। और एंजाइटी डिसऑर्डर की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम एंजाइटी डिसऑर्डर की टाइप सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को डिस्कस कर रहे हैं आज। सबसे पहले सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर एसएडी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड एंजाइटी डिसऑर्डर। उन्होंने कहा है कि ये जो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है ये एक बहुत कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर है जो कि बच्चों में पाया जाता है। ये डिसऑर्डर सिर्फ बच्चों में नहीं बल्कि अडल्ट्स में भी पाया जाता है। अगर आपके बच्चे में अगर 1 साल से 2 साल तक या 3 साल तक आपके बच्चे में सेपरेशन आपसे दूर नहीं जा सकता, या वो बच्चा अपने पेरेंट्स से दूर नहीं रहता, तो इसको कॉमन लिया जा सकता है। लेकिन अगर ये उससे ज़्यादा एज में बच्चे जो हैं वो अपनी अटैचमेंट फ़िगर के साथ, अब कोई भी वो अटैचमेंट फ़िगर हो सकती है, अगर उसके साथ वो अटैच इतने ज़्यादा हैं कि उनसे सेपरेट नहीं हो पा रहे और उनको परेशान रहते हैं उसके बारे में, तो फिर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर वो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है। SAD is an exaggeration of otherwise developmentally typical anxiety manifested by excessive concern, worry, or even dread of the actual or anticipated separation from an attachment figure. Attachment figure के साथ के लिए परेशान होना, या उसके बारे में माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स आना, या उससे सेपरेट होना, या चंद मिनट के लिए या थोड़ी देर के लिए उससे सेपरेट होना, तो उसके बारे में परेशान रहना और उससे सेपरेट ना हो पाना, तो ये सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में आता है। नेक्स्ट हम इसका क्राइटेरिया देखेंगे कि DSM हमें कौन सा क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है जिसके को हम जिसको मीट करते हुए हम क्लिनिक में बैठे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को हम डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को देखते हैं, जिसमें ए में उन्होंने हमें कहा है कि डेवलपमेंटली इम्प्रोप्रिएट एंड एक्सेसिव फियर और एंजाइटी कंसर्निंग सेपरेशन फ्रॉम दोज टू whom the individual is attached। इंडिविजुअल का अपनी जो अटैचमेंट फिगर है उसके साथ सेपरेट होने में एक्सेसिव फियर और एंजाइटी फील करना। जो क्लाइंट है या बच्चा है वो बहुत ज़्यादा खौफ महसूस करता है और एंजाइटी फील करता है अपनी अटैचमेंट फिगर से दूर जाने में। क्राइटेरिया ए के फर्दर पॉइंट्स हैं, और उनमें से उन्होंने कहा है कि अगर इनमें से कोई 3 पॉइंट होंगे तो हम डायग्नोस करेंगे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को। जिसमें 1 में उन्होंने कहा है कि recurrent excessive distress when anticipating or experiencing separation from home or from major attachment figure। उसमें इन्होंने ये कहा है कि जो बच्चा है उसको डिस्ट्रेस होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तब जब या तो उसको ये बताया जाए कि उसने अलग होना है अपने घर से या उस अटैचमेंट फिगर से जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैच है। अगर इससे बच्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो तो हम इसको डायग्नोस करेंगे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है 2 में परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव वरी अबाउट लॉसिंग मेजर अटैचमेंट फिगर। अभी इन्होंने ये कहा है कि जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मैं इसको कहीं खो ना दूँ, जो मेरे पास अटैचमेंट फ़िगर है मैं उसको कहीं खो ना दूँ। और अबाउट पोजेसिवेबल हार्म टू दैम, और या वो ये उसको ये थॉट्स आने लग जाते हैं कि कहीं इसको नुकसान ना पहुँचाए, सच एज इलनेस, इंजरी, डिसास्टर्स और डेथ। यानी कि उसको ये ख़यालात आने लग जाते हैं, उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं कि अगर मैं इससे दूर जाऊंगा, मैं अपनी अटैचमेंट फ़िगर से, कोई भी अटैचमेंट फ़िगर हो सकती है, अगर मैं इससे दूर जाऊंगा तो इसको कोई नुकसान पहुंचा देगा, या ये बीमार हो जाएगा, या इसे चोट लग जाएगी, या कोई इवन कि उसको ये भी थॉट्स आ सकते हैं कि वो जो है वो मर जाएगा। तो इस वजह से वो परेशान हो जाते हैं उनको, और इसी वजह से वो उनसे दूर नहीं जाना चाहते। नेक्स्ट 3 में वो हमें कहते हैं परसिस्टेंस एंड एक्सेसिव वरी अबाउट एक्सपीरियंसिंग एंड अनटूवर्ड्स इवेंट।
वो नाखुशगवार वाक़यात के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जो कि जैसे गेटिंग लॉस्ट हो गया, या वो किडनैप हो जाएंगे, या उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो इन जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये उनके माइंड में आते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी अटैचमेंट फ़िगर से दूर नहीं हो पाते। 4 में हमें कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस, रेकुलेंस और रिफ्यूल टू गो आउट अवे फ्रॉम होम। अब वो क्या करते हैं कि जो क्लाइंट है वो रिफ्यूज़ करता है बाहर जाने से, मना करता है, या वो हिचकिचाहट महसूस करता है बाहर जाने से। अगर वो बड़ा है, अडल्ट है, तो वो टू वर्क, काम पर जाने से मना करते हैं। और एज़ वेयर हम कहीं भी, मतलब कि कोई भी काम के लिए अगर बाहर जाना हो तो वो नहीं जाते, बिकॉज़ ऑफ फ़ियर ऑफ सेपरेशन। इस खौफ के साथ कि जो हमारी अटैचमेंट फिगर है उसके साथ सेपरेट होने से उनको खौफ आता है। 5th में हमें कह रही हैं कि persistent एंड एक्सेसिव फ़ियर ऑफ रेकुलेंट अबाउट बीइंग अलोन, कि वो हिचकिचाहट महसूस करते हैं, खौफ महसूस करते हैं अकेले बाहर जाने से, विदाउट मेजर अटैचमेंट फिगर एट होम और अदर सेटिंग्स। मतलब कि दूसरों में बैठने से वो हिचकिचाहट महसूस करते हैं और वो अपनी अटैचमेंट फिगर के बगैर कहीं भी नहीं जाना पसंद करते। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है persistent, recurrent और refusal to sleep away from home और to go to sleep without being near major attachment figure। मीन्स ये कि वो घर से बाहर सोना पसंद नहीं करते, या वो उनको नींद नहीं आती, वो बग़ैर अपनी अटैचमेंट फ़िगर के कहीं भी नहीं सोते। तो जैसे बच्चा होता है वो पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होता है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि मदर्स कह रही होती हैं कि ये बच्चा जो है वो हमारे बगैर नहीं सोता, या इसको हम ही सुलाते हैं, या पेरेंट्स के अलावा कोई भी जिसके साथ बच्चा बहुत ज़्यादा अटैच हो तो उनको घर से बाहर नींद ही नहीं आती। नेक्स्ट 7 में उन्होंने कहा है कि रिपीटेड नाइटमेयर्स, उनको नाइटमेयर्स का मतलब होता है डरावने ख्वाब आना। उनको डरावने ख्वाब आते हैं किसके रिलेटेड, कि सेपरेशन के ही रिलेटेड, अपने जो अटैचमेंट फिगर है उसके साथ सेपरेशन ना हो जाए कहीं, इसके रिलेटेड उनको डरावने ख्वाब आते हैं। 8 में उन्होंने कहा है रिपीटेड कंप्लेंट्स ऑफ फिज़िकल सिम्टम्स। अच्छा, बहुत ज़्यादा इस तरह होता है कि जो ये बच्चे अगर अपनी अटैचमेंट फिगर से दूर चले जाते हैं, या उनको जैसे उन्होंने स्कूल जाना है तो अपने स्कूल की टाइमिंग में उनसे दूर जाने, अगर उनको ये खौफ होता है कि हम इनसे दूर चले जाएंगे, तो वो बहाने करने लग जाते हैं, फ़िज़िकल सिम्टम्स बताने लग जाते हैं, लेकिन असल में उनको वो फ़िज़िकल सिम्टम्स होती नहीं है। जैसे कि सर दर्द होना, पेट दर्द होना, या वोमिटिंग वगैरह होना, तो उनकी अपने अटैचमेंट फिगर से दूर जाने के खौफ से वो ये शो करने लग जाते हैं कि उनको फ़िज़िकल सिम्टम्स आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया बी, और क्राइटेरिया बी में उन्होंने ये कहा है कि एटलीस्ट जो चिल्ड्रन हैं उनमें ये इनका जो ड्यूरेशन है वो 4 वीक्स का होगा, और अगर अडल्ट हैं 18 प्लस हैं और तो उनके अंदर 6 मंथ का अगर ये सिम्टम्स आ रहे हों तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे कि इसको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है। क्राइटेरिया सी में उन्होंने हमें कहा है कि हम इसको तब डायग्नोस करेंगे जब जो हमारा क्लाइंट है वो उसको इम्पेयरमेंट आ रही होगी, किसमें सोशल उसकी लाइफ में, एकेडमिकल लाइफ में, या फिर उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ में अगर डिस्टर्बेंस आ रही है तो फिर हम इसको डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया डी में उन्होंने हमें ये कहा है कि हम इसको अदर जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनके साथ लिंक ना हो इसका, तो फिर हम इसको डायग्नोस करेंगे। जैसे कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, डिल्यूजनस, हेलुसिनेशंस हैं, तो इन डिसऑर्डर्स जो हैं, जो हमारे दूसरे साइकोटिक डिसऑर्डर हैं, ये नहीं कि उसके अंदर सिम्टम्स आ रही हैं दूसरे डिसऑर्डर्स की और हम इसको इसमें डायग्नोस कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर ये उनसे अलग होगा तो फिर हम इसको डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन फ्रॉम द थेरेपी यूज टू ट्रीट सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर इसका कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और हम इसको सीबीटी इसको इस्तेमाल करते हैं इसलिए ताकि हम बच्चे के जो बिहेवियर है उसको हम चेंज कर सकें, उसकी जो लर्निंग है उसको चेंज कर सकें, और ये बहुत हेल्पफुल होती है बिहेवियर और थॉट्स को चेंज करने के लिए। और इसके लिए यूज़ होती है पेरेंट्स चाइल्ड इंटरेक्शन थेरेपी, जो कि बहुत हेल्पफुल है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में।
अब इस जो थेरेपी है उसको 3 फेजेज़ में डिवाइड किया गया। चाइल्ड डायरेक्टेड इंटरेक्शन, बिहेवियरी डायरेक्टरी इंटरेक्शन और पेरेंट डायरेक्टेड इंटरेक्शन। नेक्स्ट है चाइल्ड डायरेक्टेड इंटरेक्शन में क्या होता है। चाइल्ड डायरेक्टेड इंटरेक्शन CDI which focus to improving the quality of parents child relationship। इसमें क्या किया जाता है कि जो बच्चा है और पेरेंट्स हैं उन दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। कैसे किया जाता है? वार्मथ के, अटैचमेंट और प्रेजेस के ज़रिए, ठीक है, जाकर ताकि उनकी जो आपस में है वो बाउंडिंग अच्छी बने और उनकी इससे बच्चे को स्ट्रेंथ मिलती है, अपने आप को सेफली फील करता है। अब ब्रेवरी डायरेक्टेड इंटरेक्शन में क्या होता है कि एजुकेट किया जाता है पेरेंट्स को अबाउट देयर चिल्ड्रन फील्स एनजाइटी, कि आपका बच्चा किस वजह से एनजाइटी फील करता है। योर चाइल्ड थेरेपिस्ट विल डेवलप अ ब्रेवरी लैडर। जो थेरेपिस्ट होता है वो एक ब्रेवरी लैडर तैयार करता है जो कि शो करता है उन हालात को जो परेशान कुन एहसासात का बाइस बनती है। इससे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है चाइल्ड पे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में। नेक्स्ट पेरेंट डायरेक्टेड इंटरेक्शन यानी PDI। और PDI में क्या करते हैं कि पेरेंट्स को गाइड किया जाता है कि वो अपने जो बच्चा है उसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करे, डायरेक्ट उसके इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करे। दिस हेल्प टू मैनेज पुअर बिहेवियर, और ये मैनेज करेगा जो बच्चा है उसके पुअर बिहेवियर को मैनेज करता है। तो आज हमने सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को डिस्कस किया है और उसका DSM में क्राइटेरिया देखा है कि DSM में हमें क्या कहा है कि हम किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एंजाइटी डिसऑर्डर की फर्दर टाइप को डिस्कस करेंगे। और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।